छत्तीसगढ़ इन दिनों सुर्खियों में है। वजह है बेलगाम होता कोरोना संक्रमण। पिछले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों ने ऐसी रफ्तार पकड़ी, स्थिति संभालना मुश्किल हो गया। अस्पतालों की बात करें, अस्पतालों में बेड की संख्या की बात करें या फिर जरूरी दवाएं और इंजेक्शन, एक तरफ सरकार प्रयासरत है, लेकिन हालात पर काबू होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट की बात करें, जहां यह 28% से ऊपर है, तो वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा भी 1,18,000 के पार पहुंच चुका है। ऐसे में सरकार क्या कर रही है और कोरोना से निपटने के लिए क्या रोड मैप तैयार किया गया है, आज इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी। स्वास्थ्य मंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। टी.एस. सिंहदेव जी, मेरा सबसे पहला सवाल है कि एक तरफ कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या है, वो आंकड़े हैं जिसको लेकर विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि प्रदेश में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ आपकी सरकार की तैयारियां हैं। आप इन दोनों स्थितियों को देखते हैं, टटोलते हैं, आंकते हैं, तो आम जनता के जहन में क्या ये सवाल नहीं आ रहा होगा कि स्थितियां वाकई में बेहद भयावह हैं इस वक्त छत्तीसगढ़ में? जी, निसंदेह स्थिति गंभीर चिंता की है। कुछ जिले हैं जिनके संक्रमण के दर और मरीजों की संख्या अत्यधिक है। छत्तीसगढ़ में आपने कल के आंकड़े बताए 1,09,000 से अधिक के हो गए हैं, तो इनमें आधे से ज़्यादा 3 जिलों में है और संख्या को बढ़ा लेंगे तो 5, 7, 10 जिलों के अंदर 80% केसेस हैं। तो वहाँ हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, वहाँ टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं, वहाँ वैक्सीनेशन बढ़ा रहे हैं, वहाँ प्रबंधन बढ़ा रहे हैं, वहाँ नए स्टाफ की भर्ती से लेके ऑक्सीजन के बिस्तरों की व्यवस्था को बढ़ा रहे हैं। तो इन जिलों में हम कंसंट्रेट कर रहे हैं। बाकी छत्तीसगढ़ में भी स्थिति संक्रमण का दर बढ़ रहा है। अभी आपने 28 बताया, कल का 30 के ऊपर आया है। तो अन्य जिलों में भी जहाँ संक्रमण बढ़ रहा है वहाँ भी लॉकडाउन भी लगे हैं, ध्यान भी दिया जा रहा है और अब ये देखना है कि लॉकडाउन का प्रभाव कितना संक्रमण की दर को बढ़ाने में काम आता है। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री जी, आपने लॉकडाउन का जिक्र किया तो मेरा अगला सवाल इससे जुड़ा हुआ है। बीजेपी की अगर हम बात करें, उनके अपनी तरफ से सवाल है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने संपूर्ण लॉकडाउन की मांग की है, पूर्ण लॉकडाउन की मांग की है। इस पर सरकार क्या अंदर खाने विचार कर रही है, क्या रणनीति बनाई जा रही है? क्योंकि सबसे सटीक जो ग्राउंड रिपोर्ट है अधिकारियों के माध्यम से वो आप तक पहुंच रही है। पूर्ण लॉकडाउन की स्थिति पूरे छत्तीसगढ़ के लिए इसलिए नहीं बन रही है कि 10 से ज्यादा 28 में 10 से ज्यादा जिलों की स्थिति संक्रमण की 10% से भी कम की है। तो स्थिति को देख के लॉकडाउन की बात करने की स्थिति आ रही है और जहां लॉकडाउन होगा वहां स्वाभाविक है कि जिन जिलों में प्रतिशत संक्रमण का कम है वहां के लोग आना जाना कर भी नहीं पाएंगे। तो उनको अपने जिलों में रोक के रखना और उन जिलों के कुछ शहरी इलाकों में जहां संक्रमण ज्यादा है, ग्रामीण क्षेत्रों में कम है, तो उन शहरी इलाकों को कंटेनमेंट जोन के रूप में परिवर्तित करना, ये अभी स्ट्रेटेजी लेके हम लोग चल रहे हैं। संपूर्ण लॉकडाउन जिसमें कि सारी की सारी गतिविधियां रोक दी जाएं, अभी वो निर्णय शासन ने नहीं लिया जी। टी.एस. सिंहदेव जी, हर जिले में अलग अलग स्थिति है कोरोना संक्रमित मरीजों को लेकर। कलेक्टर्स अपने स्तर पर फैसला भी ले रहे हैं, तो क्या अब आने वाले दिनों में फैसला पूरी तरह से उन पर ही छोड़ दिया गया है या फिर कहीं ना कहीं आपसे भी विचार विमर्श किया जाता है, उसके बाद ही फाइनल डिसीजन जो है लिया जा रहा है? हम लोग उनसे संपर्क में रहते हैं और जब एक शासन का ढांचा काम करता है तो कलेक्टर उसके बाहर नहीं रहते। वो सेंस क्या है, चर्चाएं क्या हैं, बात होती है, सलाह दी जाती है और ये सारी बातों को स्टडी करके कलेक्टर्स निर्णय लेते हैं। तो एकदम स्वतंत्र कलेक्टर हो गए और उनके पीछे कोई नहीं है, कोई उनसे जवाबदेही नहीं है, कोई उनसे पूछेगा नहीं, कोई उनको सलाह नहीं देगा, ऐसा नहीं रहता। सलाह भी हम लोग देते हैं और कलेक्टर्स क्योंकि और करीब से देखते हैं कि एक जिले के अंदर का, जैसे मैंने बताया कि कुछ शहरी क्षेत्र ज्यादा प्रभावित हैं, तो पूरे जिले को क्या लॉकडाउन कर दिया जाए। दंतेवाड़ा जिला बस्तर संभाग में है, तो वहां पर जो बचेली और जो वहां के शहरी इलाके हैं
वहां पर संक्रमण दिख रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं के बराबर है, तो पूरे जिले को लॉकडाउन कर देने का भी औचित्य नहीं होता। तो कंटेनमेंट जोन बना के अलग स्ट्रेटेजी, जहां संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा है वहां पूरे जिले को, जैसे रायपुर का है, दुर्ग का था, राजनांदगांव का है, लगे हुए बेमेतरा जिले हैं, अभी धमतरी महासमुंद भी तेजी से बढ़ रहे हैं, जशपुर है उत्तरी क्षेत्र में। इन जिलों में जहां संक्रमण 40% से ज्यादा है वहां बड़ी चिंता है, और वहां स्वाभाविक है कि पूरे जिले में लॉकडाउन की बात होगी। जी मंत्री जी, अब मेरा सवाल इस बात से जुड़ा हुआ अगला कि जो जिलों में मौजूदा स्थिति है उसके तहत रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत एक बेहद गंभीर समस्या इस वक्त प्रदेश में बनी हुई है। इसको लेकर आपकी सरकार क्या कदम उठाने जा रही है, किस तरह से वर्कआउट कर रही है इस किल्लत को खत्म करने के लिए? एक रेमडेसिविर का सोच समझ के इस्तेमाल करना, अभी कुछ ऐसा वातावरण बन गया है, गलत वातावरण बन गया है कि रेमडेसिविर कोई रामबाण है और रेमडेसिविर ले लीजिएगा तो कोरोना से बस, बाकी कोई इलाज की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, आप सुरक्षित, पूरी तरह से सुरक्षित हो गए, जबकि ऐसी स्थिति नहीं है। पहले 3-1 दिन में और ऑक्सीजन लेवल क्या है उसके बाद में उसको देने की बात आती है, एडवाइस करते हैं डॉक्टर्स। अमूमन उसकी आवश्यकता उसके पहले और उसके बाद में कम पड़ती है। तो एक ये जागृति पैदा करना कि रेमडेसिविर के पीछे हमको नहीं भागना है, वो कोई इलाज, रामबाण का इलाज नहीं है, आपको जरूरत भी नहीं होगी। रेमडेसिविर आप लोगे तो आपके शरीर के दूसरे अंगों को भी प्रभावित कर सकता है। तो ऐसे बिना आवश्यकता के रेमडेसिविर की दवाई भी नहीं लेना, और आपूर्ति के लिए जहां से हो सक रहा है राज्य सरकारों से बात कर रहे हैं, इकाइयों से बात कर रहे हैं। CLL करके जो केंद्र सरकार का उपक्रम है जो दवाइयां और अन्य उपयोग की, स्वास्थ्य के उपयोग की वस्तुओं का सप्लाई करते हैं, उनसे संपर्क कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं, अपने अधिकारियों को दूसरे राज्यों में जहां निर्माण हो रहा है उनसे संपर्क कर रहे हैं। डायरेक्ट जो निर्माण करने वाली कंपनियां हैं उनसे भी संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि उनसे संबंध बने रहते हैं। वो दवाइयां और भी दवाइयां सप्लाई करती हैं राज्यों को। तो हर तरह से प्रयास किया जा रहा है कि कुछ उपलब्धता हो। अभी आपने सही कहा कि वर्तमान में रेमडेसिविर की उपलब्धता बहुत तंगी है। जी टी.एस. सिंहदेव जी, आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, एक सराहनीय कदम जिसके तहत सभी एक साथ चलें और कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सहभागिता दिखाएं। लेकिन आज GMP-CG पर जब नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी से हमने बातचीत की तो उनकी शिकायत थी कि बैठक में आप मौजूद नहीं थे। जी, अब इसमें मैं क्या कहूंगा, कुछ कहना उचित नहीं है। ठीक है, और विपक्षी दलों की तरफ से जो सुझाव दिए गए हैं, क्या उन पर भी जल्दी जमीनी स्तर पर वर्कआउट किया जाएगा, उन पर आगे उन्हें अमली जामा पहनाया जाएगा? मंत्री जी, मेरा सवाल यह है कि आज सर्वदलीय बैठक के दौरान विपक्षी पार्टियों ने जो सुझाव दिए हैं, क्या उन पर मंथन चल रहा है? वैसे हम लोग सभी दल के लोगों से, अपने कांग्रेस पार्टी के भी सभी दलों के लोगों से लगातार संपर्क में रहते हैं। उनके जो वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष जी हो, चाहे अजय चंद्राकर जी हो जो पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहे, चाहे सुनील सोनी जी हो जो यहाँ के सांसद रहे, उसके अतिरिक्त और भी उनके जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी समय समय पर संपर्क में रहते हैं। तो जो भी जानकारियां उनके माध्यम से आती हैं उसको हम लोग, मैं सुन के ग्रहण भी करता हूं और उस पर कार्रवाई भी करता हूं। तो हम लोग लगातार संपर्क में बने रहते हैं अन्य दलों से भी, और कांग्रेस पार्टी के साथियों से तो लगातार संपर्क बना ही रहता है। जी मंत्री जी, दो सबसे महत्वपूर्ण कड़ियां हैं कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी बार बार जिक्र कर चुके हैं, वैक्सीनेशन और टेस्टिंग। तो इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए आपका मंत्रालय, आपकी टीम किस तरह से काम कर रही है, और क्या क्या अभी भी खामियां हैं जिन पर और तेजी से काम किया जाना जरूरी है? लॉन्ग टर्म लाभ ये वैक्सीनेशन से मिल सकता है। ये 70 दिन के बाद अगर हम कोविशील्ड लगा रहे हैं तो अब 6 से 8 हफ्ते का प्रोटोकॉल आया है। पहला वैक्सीन लगाने के बाद आप 8 हफ्ते रुक के फिर दूसरा डोज लगाइएगा, और उसके 2 हफ्ते बाद में इम्यूनिटी आने की बात कही जा रही है।
तो ये अपने आप में 70 दिन का क्रम हो गया। तो वैक्सीनेशन तत्काल स्थिति का हल नहीं है। वैक्सीनेशन हमको लगाना ही है, हर स्थिति में लगाना है, लेकिन वैक्सीनेशन लग गया और हम सुरक्षित हो गए, ये भी हमको भ्रम नहीं होना चाहिए। और जहां तक टेस्टिंग का सवाल है, जितनी टेस्टिंग आज तक छत्तीसगढ़ ने नहीं की है उतनी टेस्टिंग हम लोग कर रहे हैं। 50,000 के आसपास डेली टेस्टिंग कर रहे हैं। नए वायरोलॉजी लैब्स की स्थापना हो रही है, 4 आ जाएंगे। निजी क्षेत्र में भी हम लोगों ने रेट ओपन किया, में भी आप टेस्टिंग करा सकते हैं। उनके लिए तीनों प्रकार की रैपिड एंटीजन से भी, ट्रू नाइट फैसिलिटी से भी, आरटीपीसीआर जो भी चिन्हांकित और मान्यता प्राप्त निजी क्षेत्र की इकाइयां हैं वहां भी आप कर सकते हैं। और 4 और नए वायरोलॉजी लैब ये क्रियाशील हो जाएंगे तो और हमारी क्षमता बढ़ जाएगी। जी मंत्री जी, आपने 3 हफ्ते पहले करीबन ये कहा था कि जो पानी है वो खतरे के निशान से ऊपर जा रहा है। मौजूदा आंकड़े तो और भी ज्यादा डरावने हैं, भयावह हैं, इसे आप किस तरह से देखते हैं? ये सही बात है कि मैंने बांध की संख्या दी थी कि एक बांध है उसके गेट खोलने की स्थिति आ जाती है, 5% पॉजिटिविटी आ जाए। तो आज तो बड़ी मात्रा में पानी बांध के गेटों से बह के निकल रहा है, बड़ी मात्रा में पानी, क्योंकि संक्रमण का दर बढ़ गया है। बांध को खतरा ना पहुंचे, अभी वैसी स्थिति नहीं बनी है। और हम लोग को लगता है कि ये पानी जो गंभीर संक्रमण दौर की स्थिति है, ये पानी बह के निकल जाएगा और बांध को कोई ऐसा खतरा नहीं आएगा। मेहनत का काम है, संयम का काम है, अनुशासन का काम है और सबको मिलके जिम्मेदारियों को निभाने का समय है। मुझे विश्वास है कि हम लोग सफल होंगे छत्तीसगढ़ में भी। ठीक है मंत्री जी, हर सरकार, प्रदेश जितने प्रदेश हैं, हर सरकार अपने स्तर पर एक पैमाना तय करती है, एक टारगेट फिक्स करती है। वैक्सीनेशन और टेस्टिंग को लेकर आपकी सरकार ने भी एक टारगेट तय किया है, क्या उस टारगेट को आप पा रहे हैं? और अगर नहीं तो क्या दिक्कतें हैं? वैक्सीनेशन में देश में अभी छत्तीसगढ़ टॉप पे चल रहा है। एक सहयोग है, सुखद सहयोग है हमारे लिए कि 20% आबादी मानी जाती है कि 45 साल से ऊपर की देश की आबादी 20% है। छत्तीसगढ़ की आबादी 45 साल से ऊपर कुल आबादी का 20% है। इस 20% आबादी का हम जी 15% अगर पहला डोज वैक्सीनेशन कर चुके हैं तो मैं समझता हूं कि ये छत्तीसगढ़ के लिए संतोष की बात है। क्योंकि आपने 1 लाख का टारगेट रखा था सर, क्या उस टारगेट पर आप अचीव कर पा रहे हैं? टारगेट तो हमारा 3.5 से 4 लाख का है। वैक्सीन उतनी नहीं आ रही है। वैक्सीन क्योंकि देश में निर्मित नहीं हो रही हैं, तो जैसे जैसे वैक्सीन का निर्माण होगा, केंद्र सरकार सभी राज्यों की स्थिति को देख के वो उपलब्ध वैक्सीन का वितरण करेंगे। और आज ही हमारे यहाँ 2 लाख वैक्सीन आई हैं। कल पता चला है, सुनने में आया है कि 4 लाख और वैक्सीन आएंगी। तो ये 6 लाख वैक्सीन अगर हम फुल कैपेसिटी से करते हैं तो 2 दिन का भी नहीं है। तो क्योंकि उपलब्धता एक सीमित उसकी बंधन है, केंद्र सरकार का भी बंधन है, क्योंकि प्रोडक्शन उतना नहीं है। तो उस सीमा के अंदर जितनी वैक्सीन उपलब्ध होगी उस क्रम को हम इस्तेमाल करते चले जाएंगे। क्योंकि अब फर्स्ट डोज जिनको नहीं लगा है उनको भी लगना है, और जिनको फर्स्ट डोज लग चुका अब सेकेंड डोज लगाने की भी स्थिति में वो नागरिक आ जाएंगे। जी मंत्री जी, प्रदेश कोई भी हो, लेकिन एक तरफ कानून व्यवस्था है, गाइडलाइंस का पालन है और रोजमर्रा की जिंदगी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और कानून मंत्रालय यानी कि गृह विभाग, दोनों के बीच समन्वय बहुत जरूरी है और जनता को जागरूक करना बहुत जरूरी है। इसको लेकर क्या आने वाले दिनों में और विशेष तैयारियां की जा रही हैं? क्योंकि अभी भी देखने को तस्वीरें मिल रही हैं, लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। कितनी भी सख्ती है बरत ली जाए, लेकिन अगर लापरवाही पर ब्रेक नहीं लगेगा फिर कोरोना के संक्रमण की चेन कैसे ब्रेक होगी? अभी दिक्कत कम है। लॉकडाउन लगने के बाद में स्थिति में काफी परिवर्तन आया है और हर जिले में रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है कलेक्टर की अध्यक्षता में, और वो कलेक्टर जिले के एसपी के साथ में और सभी विभागों के अमलों के साथ में बैठ के जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। तो तालमेल के अभाव की स्थिति नहीं है। और लॉकडाउन जहां जहां लगा है वहां काफी परिवर्तन है। ये सोचा भी नहीं जा सकता है कि जो खुलेआम जिस तरह से और कुछ ढिलाई से लोग आम दिनचर्या की गतिविधियों में जुड़े थे, उससे बहुत ज्यादा फर्क आया। मुझे विश्वास है कि उससे संक्रमण का दर रुकेगा। नहीं रुका तो और बहुत बड़ी चिंता की बात होगी।
मंत्री जी, शहरी इलाकों में तो स्थिति ठीक नहीं है, नजर आ रही है आंकड़ों के लिहाज से, लेकिन कम से कम कोरोना का संक्रमण ग्रामीण क्षेत्रों में ना पहुंचे, इसको बहुत हद तक सीमित रखा जा सके, इसके लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? एक सभी गांवों को सचेत किया गया है कि आप सतर्क रहें, संक्रमित क्षेत्रों में आना जाना जब तक बहुत जरूरी ना हो तो आप बाहर मत जाएं, उन शहरी क्षेत्रों में आप मत जाएं। और बाहर से अगर कोई लोग आ रहे हैं, आपके गांव के लोग आ रहे हैं, तो क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था है, एक हफ्ते तक उसमें रुकवाइए और उसके बाद में टेस्टिंग कराने के बाद में फिर गांव में और समाज में और परिवार में प्रवेश करने की अनुमति दीजिए। तो और ग्रामीण क्षेत्र में जिन गांवों में संक्रमण कुछ ज्यादा मात्रा में है, तो उन गांवों को या मोहल्लों को ये क्वारंटीन कर दिया जा रहा है, कंटेनमेंट जोन के रूप में घोषित कर दिया जा रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्र के उन ग्रामीण इलाकों को, चाहे वो गांव हो चाहे मोहल्ले हो, उनको कंटेनमेंट जोन भी डिक्लेयर किया जा रहा है। जी मंत्री जी, कोरोना की जब पहली लहर आई थी पिछले साल और अब दूसरी लहर, दोनों ही वक्त एक तस्वीर एक समान है। जब मजदूर पलायन करके पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं वो नियमों की अनदेखी भी कर रहे हैं, या फिर उनके सामने ऐसी मजबूरी है कि वो कुछ ना तो समझ पा रहे हैं और ना ये कह लीजिए कि जो नियमों का पालन करना चाहिए वो कर पा रहे हैं। ऐसे में आपकी सरकार के लिए ये जो विषय है, कितनी इसको प्राथमिकता आप दे रहे हैं और इसके लिए क्या क्या उचित कदम उठा रहे हैं? इस बार संक्रमण के दौर में होली का त्योहार भी पड़ा था और होली के त्योहार में अमूमन जो मजदूर बाहर जाते हैं, कुछ दिन पहले आके और कुछ दिन बाद वापस जाने का उनका सिलसिला रहता है। तो एक संक्रमण आने का भी रास्ता वो उसके माध्यम से बना हुआ था और कुछ लोग आए, कितने वापस गए। दूसरा, पहले दौर के जो वेव आया था उसमें लंबा लॉकडाउन था। तो शुरू में अगर आप देखेंगे तो पहला 24 मार्च को जब घोषणा की गई थी रात को, तो उसके बाद में ये सुनिश्चित नहीं था कि 50 दिन तक चलेगा। तो कुछ दिन तक आना जाना लोगों ने नहीं किया था कि लॉकडाउन खुल जाएगा तो हम फिर अपना काम पे वहीं के वहीं लग जाएंगे। अभी अगर ऐसी स्थिति बनेगी कि ये लॉकडाउन लंबा जा सकता है, अगर ऐसी परिस्थिति बनी तब फिर वो बात आएगी वापस रिवर्स माइग्रेशन की। और तैयारी जैसे मैंने बताया कि हर जिले में, हर पंचायत में, हर गांव में क्वारंटीन सेंटर चिन्हांकित किए गए हैं। हमने करीब 7,10,000 से ज्यादा मजदूरों को के लिए व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में की थी। वो व्यवस्था चिन्हांकित है, वो उस व्यवस्था की तैयारी है और ग्राम स्तर पे सरपंच, उप सरपंच, जो हमारे पंचायती राज प्रतिनिधि हैं, सचिव हैं, रोजगार सहायक हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, बहनें हैं, मितानिन बहनें हैं, ये सबको जिम्मेदारी दी है। और साथ में क्वारंटीन सेंटर के अतिरिक्त अगर संक्रमित लोग आए तो आइसोलेशन की भी फैसिलिटी बनाने की बात हम लोगों ने की है। तो कम्युनिटी आइसोलेशन की व्यवस्था भी इस बार कर रहे हैं। शहरों में अगर दिक्कत है, संक्रमण आपका कम है, तो जाने की जरूरत नहीं है। आप ग्रामीण क्षेत्र में ही, ब्लॉक में या उसके छोटी इकाई में भी जहां रहने की व्यवस्था है, पानी, शौचालय की व्यवस्था है, वहां पर आइसोलेशन सेंटर अलग, क्वारंटीन सेंटर अलग। जी स्वास्थ्य मंत्री जी, प्रदेश सरकार परिस्थितियों के मुताबिक अपने स्तर पर लगातार फैसले ले रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं सियासत की और राजनीति की, तो विपक्षी दल भी अपनी तरफ से कई मुद्दे उठाते हैं। आप उन सवालों को कितनी संजीदगी से लेते हैं और क्या उस पर भी आप वर्कआउट करते हैं? जैसे कि आज अमित जोगी ने यह तक कहा कि अब केंद्र सरकार को दखल देना चाहिए। केंद्र सरकार को दखल देना चाहिए। केंद्र सरकार को दखल की बात नहीं है। कुछ मुद्दे हैं, जैसे मान लीजिए हवाई जहाज चलना कि नहीं, ट्रेन चलना कि नहीं, अंतरराज्यीय बॉर्डर को सील करना कि नहीं, ये राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में नहीं आता। कुछ जानकारियां दे के सहयोग करना, कुछ उपकरण उपलब्ध कराना, जैसे रेमडेसिविर की शॉर्टेज है, वैक्सीन केंद्र सरकार उपलब्ध करा रही है, तो क्या रेमडेसिविर भी उपलब्ध कराएगी? इसके पहले उन्हें वेंटिलेटर उपलब्ध कराए थे, तो इस बार भी वेंटिलेटर कितने उपलब्ध कराएंगे? तो जिस सामग्री की राज्य की सरकारों को दिक्कत आ रही है, निश्चित रूप से केंद्र की सरकार को तत्काल और त्वरित निर्णय लेके उन क्षेत्रों में अपना सहयोग बढ़ा देना चाहिए। और राज्य बाकी जो अपनी गतिविधियां कर रहे हैं उन पे नजर भी रखनी चाहिए। कोई सलाह है, जैसे उन्हें टीम भेजी, तो वो हमेशा स्वागत है। केंद्र सरकार की टीमें आए, समय समय पर आए,
राज्य सरकार का प्रबंधन कैसा है, ठीक है, उनको देखें। जी। सिंहदेव जी आखिरी सवाल बस, क्या सख्ती अभी और बढ़ेगी, कोई गुंजाइश इसकी? जी, सख्ती अभी और बढ़ सकती है, कोई गुंजाइश? सख्ती का तो ऐसा अभी नहीं लग रहा है कोई। ठीक है जी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत की, हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया।